आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 करेंगे। कह रहा है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। तो कह रहा है एक हमारा ग्रह है जिसमें दो ग्रह है, एक ए है और एक बी है। तो ए में जो गुरुत्वाकर्षण है वो बी की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। कह रहा है ए मैन जंप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए, व्हाट इज द हाइट ऑफ जंप बाय द सेम पर्सन ऑन द प्लैनेट बी। तो कह रहा है कि अगर ए प्लैनेट में कोई व्यक्ति 2 मीटर उछाल भर सकता है तो बी प्लैनेट में वो कितनी उछाल भरेगा वही व्यक्ति, यानी कहने का मतलब मास सेम है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए आंसर बी करेक्ट है, 18 मीटर। कैसे करेक्ट है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि जंप करने की बात हो रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति उछाल भरेगा। उछाल भरे का मतलब उसमें कुछ गति होगी तभी वो उछल सकता है। तो बात वेलोसिटी की होना चाहिए। तो द वेलोसिटी ऑफ द मास व्हाइल रीचिंग द सरफेस ऑफ बोथ द प्लैनेट विल बी सेम। अब यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है कि हमने एक बार पढ़ा था कहीं पीछे कि एक मुर्गी का पंख हो और एक पत्थर हो, दोनों का द्रव्यमान बराबर हो और उसको छोड़ा जाए किसी ऊंचाई से तो नीचे पहले कौन पहुंचेगा, ये चीज हम लोग पढ़ते थे। तो अगर हवा ना हो, निर्वात हो, तो दोनों सेम पहुंचते थे क्योंकि द्रव्यमान दोनों का सेम होता था। तो वही चीज यहाँ लागू करना है कि जब द्रव्यमान सेम है, क्योंकि वही व्यक्ति दोनों प्लेनेट में उछल रहा है, तो चूंकि द्रव्यमान सेम है इसलिए वो समान समय में नीचे आएगा। कहने का मतलब उनका वेग जब समान होगा तभी समान समय में नीचे आएगा। तो वही कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द मास व्हाइल रीचिंग द सरफेस ऑफ बोथ द प्लैनेट विल बी सेम। तो वेलोसिटी सेम होगी। दैट इज √2g-h इक्वल टू √2gh। चूंकि v इक्वल टू √2gh होता है और यह निकलता कैसे है उसको भी बता देते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फार्मूला होता है गति का तीसरा नियम जिसको कहते हैं। तो चूंकि प्रारंभ में व्यक्ति का वेग 0 है, प्रारंभिक वेग, अभी तो उछला नहीं, तो यहाँ पर ये 0 है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। तो v इक्वल टू √2gh होगा इस प्रकार से। या ऊपर पहुंच जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाने पर वस्तु रुकती है तब नीचे आती है। तो वहां भी प्रारंभिक वेग अगर ऊपर से तुलना करें तो 0 हो जाएगा, फिर नीचे वेग होगा। तो इस प्रकार से u 0 होगा तो v इक्वल टू √2gh। तो वही चीज यहाँ पर रखी गई है। तो दोनों प्लैनेट की तुलना की गई तो √2g-h इक्वल टू √2। अब यहाँ पर 9 गुना ज्यादा है तो 9g- इंटू ऊंचाई कितनी जा रहा है 2 मीटर और इसमें निकालना है। तो इसको सॉल्व किए तो 2h- इक्वल टू 36 हो जाएगा अंडर रूट में। ये रूट तो दोनों में है तो 36 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा। तो एक प्लैनेट में जिसमें 2 मीटर उछाल भर रहा है वो मनुष्य, तो दूसरे प्लैनेट में 18 मीटर उछाल भर सकता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। तो कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस व्हिच इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ h बराबर 3r
देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है और उसको पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुना ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो गुरुत्वीय विभव में कितना परिवर्तन होगा, गुरुत्वीय विभव एनर्जी में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के पीछे हम कर चुके हैं। सी वाला आंसर सही है, 3/4 mgr कैसे सही है इसका परीक्षण हम लोग करते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इक्वल टू फार्मूला होता है -gmm/r। बहुत बार बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। सेम वही काम यहाँ करना है, बस यहाँ निगेटिव लग जाएगा। इस स्थिरांक की जगह सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g आ जाएगा कैपिटल, और जो वहाँ आवेश होता था यहाँ द्रव्यमान हो जाएगा। तो पृथ्वी का कैपिटल M से लिखेंगे, बाकी का स्मॉल m से, और दूरी के लिए r लिखेंगे। तो सेम वही चीज हो गई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इक्वल टू -gmm/r, वेयर m एंड r द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर जो r है ये पृथ्वी की त्रिज्या है और कैपिटल M हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है। मिस द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो छोटा m है ये हमारा उस वस्तु का द्रव्यमान है, यम इज द होना चाहिए, एक साथ लिख गया है, थोड़ा यम अलग होना चाहिए। तो स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड कैपिटल डी इज द सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए दोनों स्थितियों में तुलना करना है, पहले पृथ्वी की सतह पर है और फिर पृथ्वी की सतह से 3r मीटर की ऊंचाई पर है। तो दोनों स्थितियों में हमें तुलना करना है गुरुत्वीय विभव ऊर्जा की या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर देखिए तुलना की है, तो -gmm/r + h इक्वल टू, ये देखिए जब h ऊंचाई पर है तब निकाला जा रहा है, तो -gmm/ पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई, प्लस कितना h था 3r, तो 3r लिख दिया, तो आ गया -gmm/4r। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो जब पृथ्वी की सतह पर है तो -gmm/r है, और जब पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो -gmm/4r है। तो इस फाइनल में से इनिशियल घटा दें अगर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। तो ये देखिए ज़्यादा में कम घटा दिया, लास्ट फाइनल में इनिशियल घटा दिया, तो -gmm/4r माइनस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई होगी, इसलिए केवल r रखा है, h 0 होगा, तो -gmm/r सॉल्व किया तो आ गया 3/4 mgr। कितना आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं, बस थोड़ा सा आप लोग अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड so that its height becomes equal to radius of earth। कह रहा है कि कितने वेग से किसी कण को उछाला जाए, प्रक्षेपित किया जाए, प्रोजेक्टेड किया जाए, so that its height becomes equal to radius of earth, कि इसकी हाइट पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है इतनी ही ऊंचाई तक और चला जाए वो कण, तो कितने वेग से हमको उसे प्रक्षेपित करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो प्रक्षेपित करने की बात है, पहला आंसर हमारा करेक्ट है, gm/r की पावर हाफ या √gm/r। तो ध्यान दीजिए जब हम लोग कक्षीय वेग पढ़ते थे तो फार्मूला होता था √gm/r, और जब स्केप वेलोसिटी पढ़ते थे तो फार्मूला होता था √2gm/r। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यूज किया गया v² = 2gh/1 + h/r। अब हमको दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर फेंकना है, तो h = r हो गया,
तो यहाँ पे r रख देंगे तो कटेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी आर इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपान आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि g इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, यानी जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम होगा यहाँ पर। तो इसकी जगह जी एम रख दिया जाएगा और एक आर नीचे बच जाएगा, तो अंडर रूट जी एम अपान आर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये अंडर रूट जी एम अपान आर हो जाएगा। एक बात थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि हमने फार्मूला तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh पढ़ा था, या यूं कहें कि v स्क्वायर इक्वल टू 2gh पढ़ा था, ये यहाँ ये क्यों आ गया? तो ध्यान दीजिए, जब छोटी दूरी होती है तब ये फार्मूला लगता है। इसी फार्मूले को शार्ट करके लिखा गया है कि जब दूरी छोटी होगी तो पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम थोड़ा ऊंचाई पर फेंका जाएगा, तो ये h नगण्य होगा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर होगा। तो h की जगह जब r रख देंगे तो यही फार्मूला आ जाता है, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पर ओरिजिनल फार्मूला रखा गया है, इस बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है। कह रहा है फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बट रेडियस इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। कह रहा है एक ग्रह है, प्लैनेट माने ग्रह होता है, तो एक ग्रह है, और सैटेलाइट माने उपग्रह होता है। तो फॉर ए प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 है, यानी 1/4 है, 1/4 है। तो कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस प्लैनेट विल बी, तो उस प्लैनेट में सीमांत वेग या एस्केप वेलोसिटी, जिसको सीमांत चाल अब कहते हैं, वो कितनी होगी, इस बात को हमको बताना है। दोनों का मास समान है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट 2gr। हमने आपको बताया था कक्षीय वेग का फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट gr, जैसा ऊपर पढ़ा कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक फेंक रहे हैं तो उसी कक्षा में घूमने लगेगा। कक्षीय वेग यहाँ पर कक्षा को छोड़ के चला जाए तो ये इसमें 2 और लग जाता है, तो अंडर रूट 2gr या अंडर रूट 2gm अपान r। अब पृथ्वी की त्रिज्या से उसकी त्रिज्या 1/4 है, तो r प्लैनेट इक्वल टू 1/4 r अर्थ। अब vp इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2ve, क्योंकि यहाँ पर जब चौथाई रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो जब रूट हटेगा तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 हो गया। और पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो 2 गुणे वी पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी यानी सीमांत वेग है, जिसको अब एनसीईआरटी सीमांत चाल लिख रही है, तो 11.2 होगा तो 22.4 आ जाएगा। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब है यहाँ वस्तु का द्रव्यमान से मतलब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, तो गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज के लिए जरूरी है ये हमको बताना है। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट है, स्टायरिंग ऑफ लिक्विड, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो इनमें कौन सा विकल्प सही है? तो कन्वेक्शन हमारा करेक्ट है। तो पहले सारी बातों को हम लोग समझते हैं। स्टायरिंग ऑफ लिक्विड का मतलब जो हम लोग जैसे चीनी डाल देते हैं पानी में फिर उसको घोलते हैं, उसके लिए जरूरी है, तो गलत है, क्योंकि जब पानी में चीनी घुल जाती है तो जो पानी के जैसे मान लीजिए जो कंचा छोटे छोटे हम लोग खेलते हैं तो उनको एक बाल्टी में भरिए, तो कंचा जब 4 रखते हैं तो बीच में खाली जगह रह जाती है, तो उसी खाली जगह में चूंकि चीनी का
अणु छोटा होता है तो उसी में घुस जाता है। तो इसलिए पूरे पानी में चीनी समान रूप से मिल जाती है, क्योंकि उसी जो इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं, तो उसी में घुस जाता है। अंतर परमाणविक स्थान जिसको हिंदी में कहेंगे, तो उसी में घुस जाता है, अंतरा परमाणविक स्थान में, अंतर नहीं अंतरा, तो वहां पर घुस जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण वाली कहानी नहीं है। आ जाता है कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब है कि जैसे हम कोई सरिया है लोहे की, उसको एक तरफ से गर्म करते हैं, दूसरे तरफ हाथ से पकड़े तो धीरे धीरे थोड़ी देर में उधर भी गर्म हो जाती है। तो इसका कार्य होता है कि जो सरिया में परमाणु या अणु है, तो एक जब गर्म होता है तो उसमें कंपन होता है एनर्जी की वजह से, तो बगल वाले से टकराता है, तो बगल वाले को भी थोड़ा हीट देता है। वो अपने बगल वाले को दिया, वो अपने बगल वाले को दिया। जैसे कतार में बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और एक ईंट पहले वाला बच्चा दूसरे वाले के हाथ में, दूसरा तीसरे वाले के हाथ में, तीसरा चौथे वाले हाथ में, तो लास्ट बच्चे तक ईंट चली जाएगी। ये कंडीशन कंडक्शन होती है। तो इसमें भी गुरुत्वीय बल से कोई मतलब नहीं है। चौथा आ जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब है जैसे हमारी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आ जाती है, तो ये तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में हो गए ना। तो यहाँ भी गुरुत्वीय बल का कोई मतलब नहीं है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल फोटॉन को नहीं खींच पा रहा, तभी तो हमारी पृथ्वी तक और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया सूरज का प्रकाश। तो यहाँ भी गुरुत्वीय बल का कोई रोल नहीं। अब आ जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जैसे भगोने में हम पानी गर्म करते हैं तो पानी खौलने लगता है। तो खौलता कैसे है? तो खौलने का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि पानी जो हीट ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है, वो ऊष्मा ले करके निचली सतह से ऊपर वाली सतह पे आ जाता है। भगोने की ऊपरी सतह पर पानी का अणु आ जाता है और ज्यादा एनर्जी मिल गई तो सतह को छोड़ के चला जाता है, जिसको हम भाप कहते हैं। लेकिन अगर ऊर्जा कम हो गई तो देखे होंगे आप कि बीच में पानी जब खौलता है तो ऊंचाई पर रहता है, अगल बगल वो घूम के जाता रहता है। तो घूम के जो जाता है उसकी ऊर्जा जब कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो फिर नीचे जाता है भगोने में, फिर ऊष्मा ऊर्जा मिलती है तो फिर ऊपर आता है। इस प्रकार से घूम घूम करके पूरा पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव है, तो इसलिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है। तो कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट्स विल बी। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 72 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर घूम रही है। पृथ्वी की सतह पर नहीं घूम रही, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर घूम रही है, ऊपर घूम रही पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर। तो कह रहा है देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी, तो उस पर कितना गुरुत्वीय बल लगेगा। तो हमने पृथ्वी की सतह से नीचे जाने वाले और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले दोनों फार्मूले पढ़े, और दोनों स्थितियों में ये भी पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह से चाहे नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं, दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण घटता है। तो गुरुत्वीय बल भी घटेगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा और गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी के केस में। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, 32 न्यूटन। कैसे करेक्ट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्स, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर पहले बात करेंगे। तो देखिए फार्मूला समझिए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ते थे तो विद्युत बल का फार्मूला होता था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता था। लेकिन अब यहाँ पे आ गए तो गुरुत्वीय बल का फार्मूला क्या होगा, इसकी जगह कैपिटल G रखेंगे
अब आवेश की जगह द्रव्यमान आ जाएगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे वस्तु का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या, ये आ गया। तो वही देखे फार्मूला लगाया, एफ सरफेस यानी पृथ्वी के सतह पर, तो जी एम कैपिटल स्मॉल एम अपान आर ई स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या के लिए आर ई लिखा है। अब पृथ्वी की त्रिज्या से और आधी ऊंचाई पर, तो एफ आर ई बाई 2 कर दिया। ये सतह पर है और ये पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई पर है, एफ आर ई बाई 2। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की त्रिज्या थी, अब पृथ्वी की सतह से आधी ऊंचाई और ऊंचे चला गया, तो पृथ्वी की त्रिज्या प्लस आधी त्रिज्या और, तो प्लस आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 4/9 इंटू एफ सरफेस, तो आ गया 4/9 और एफ सरफेस 72 न्यूटन है, तो आ गया 32 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास m इज गिवन बाय, कह रहा है सीमांत वेग किसी गोले का, स्फीयर मतलब गोले का जिसका द्रव्यमान m है, वो किस तरह दिया जा सकता है यदि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो, पृथ्वी की का द्रव्यमान m ही हो, पृथ्वी की त्रिज्या r ही हो, ये बता रहा है। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है, √2 GMEm अपान आर ई, तो बी विकल्प करेक्ट है, √2 GMEm अपान आर ई। बहुत बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इफ द अर्थ mass increases to twice its present value and radius of the earth becomes half, the escape velocity becomes, कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसका सीमांत वेग पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना बढ़ जाए और त्रिज्या आधी हो जाए, तो कह रहा है सीमांत वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। सीधा फार्मूला लगा देना है, विकल्प ए करेक्ट है, फार्मूले के आधार पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और न्यू मास ऑफ द अर्थ m डैश इक्वल टू 2 गुना हो रहा है, तो 2m हो जाएगा, और न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो रही है, इसलिए r डैश इक्वल टू 0.5 r हो जाएगी। 1/2 लिखें या 0.5 लिखें, एक ही बात। अब एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू √2 GME अपान आर ई, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा √ME अपान आर ई, क्योंकि g तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और 2 हमारी संख्या है, ये कांस्टेंट रहेंगे। तो देयरफॉर VE अपान VE डैश पहला वाला, एस्केप वेलोसिटी अपान बाद वाला, तो √ME अपान आर ई, पहले पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है और द्रव्यमान m है। अब बाद में ये नीचे जाएगा तो आर ई ऊपर आएगा, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाती है, द्रव्यमान 2 गुना हो जाता है। सॉल्व किया तो आ गया 1/4 यानी 1/2 आ जाएगा रूट हटाने पे, इसलिए v डैश इक्वल टू ये 2 इधर आके गुणा होगा तो 2VE, तो पहले 11.2 था पृथ्वी की सतह पर, तब 2 गुना हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए वही फार्मूले, वही क्वेश्चन बार बार फिर से आ रहे हैं, इसीलिए एग्जाम नीट में बैठने से पहले आप लोगों को अनसॉल्व करना बेहद आवश्यक है। जब आप अनसॉल्व करके एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, संख्याएं बदल सकती हैं परंतु जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेंगे। कह रहा है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। कह रहा है कि 2 ग्रह हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके चक्कर लगाने का जो समय है जिसको आवर्त काल कहते हैं, वो चक्रण काल कह सकते हैं, रिवोल्यूशन हो रहा है। तो सन के अराउंड 8 गुना है बी से ए का, ए प्लैनेट
8 गुना ज़्यादा समय लेता है एक चक्कर लगाने में सूरज के बी की तुलना में। कह रहा द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो ए बी की तुलना में सूरज से कितने गुना ज़्यादा दूरी पर है। फिर से बात समझिए, सूरज के चारों ओर 2 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और ए बी की तुलना में 8 गुना ज़्यादा समय लेता है एक चक्कर लगाने में। तो कह रहा है कि ए बी की तुलना में कितना गुना ज़्यादा दूर है सूरज से, ये हमको बताना। तो देखिए आंसर ए करेक्ट है, 4 गुना ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि दूरी और आवर्तकाल की बात हो रही है, चक्रण काल की, तो यहाँ पर केपलर का तीसरा नियम लगाएंगे। कम से कम 10 बार यही क्वेश्चन आ चुका है, फिर वही करने जा रहे हैं। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए इक्वल टू टी ए इक्वल टू 8 TB। चूंकि ये वाला 8 गुना ज़्यादा है इसका रिवोल्यूशन टाइम बी वाले की तुलना में, तो बी में अगर 8 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाए, इसलिए बी में 8 का गुणा किया। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ग्रहों की गति का तीसरा नियम अगर लगाएंगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। केपलर ने ऐसा बताया। तो देयरफॉर आर ए अपॉन आर बी का क्यूब बराबर टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर। तो ये आ गया टी ए और टी बी। तो टी ए 8 गुना ज़्यादा है टी बी से, तो 8 TB रख दिया अपॉन टी बी का होल स्क्वायर, ये आ गया 64 टी बी कट गया। तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू 64 को 3 बार डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 है, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो 4 आ गया। आर ए इक्वल टू 4 RB। 4 वाला विकल्प हमारा करेक्ट, ए वाला जिसमें 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है। कह रहा व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ इन टर्म ऑफ स्मॉल जी आर एंड कैपिटल जी। तो कह रहा व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ स्मॉल जी आर एंड जी। इसके रेस्पेक्ट में पृथ्वी के मास और व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास, पृथ्वी के द्रव्यमान का फार्मूला क्या होगा जिसमें जी आर और कैपिटल जी हो। सीधी सीधी बात है। तो सीधा हम लोग पृथ्वी का आयतन, चूंकि ठोस गोले के आयतन का जो फार्मूला है वही पृथ्वी के आयतन के लिए लागू हो जाएगा और हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें जो डायमेंशन है वो आप डायमेंशन रखते चले जाइए। तो जैसे बी बराबर बी वाला करें, तो बी वाला जैसे करेक्ट है, तो मास का m होता है हमारा बीमा। तो इसकी रखिए, तो g की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो LT-2 हो जाएगी। और r स्क्वायर है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा अपान ये कैपिटल G है, इसका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m इनवर्स L क्यूब T-2। तो यहाँ पर देखिए ये L स्क्वायर है और ये L है, तो ये कट जाएगा, पूरा कट गया। और ये T-2 पूरा कट जाएगा। अब ये ऊपर आएगा तो नीचे m इनवर्स है, तो ऊपर आएगा तो m हो जाएगा। बी वाला करेक्ट। इस तरह से निकाल लीजिए। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जो कैपिटल G है इसका और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनके विमीय सूत्र आप लोग याद रखिए, तो बिना निकाले आप लोग फार्मूले से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब ये देखिए आ जाता है 69 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फॉर ए स्पेस क्राफ्ट revolving around the earth at a height of 120 किलोमीटर, what will be happen to the ball। एक स्पेस क्राफ्ट है, मतलब कोई व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गया है, अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं। वो क्या करता है कि एक गेंद को 120 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई से फेंक रहा है। तो कह रहा व्हाट विल हैपन टू द बॉल, तो गेंद के साथ क्या होगा।
ये हमको बताना है। सी विकल्प करेक्ट है। इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। तो ध्यान दीजिए कि जैसे हम मोटरसाइकिल में चलते हैं तो मोटरसाइकिल जब चलती है तो उतना स्पीड से मोटरसाइकिल के साथ हम भी चलते हैं। आप उछलिए मोटरसाइकिल पे तो उसकी गद्दी पे ही रहेंगे, क्योंकि आपका वेग और मोटरसाइकिल का वेग बराबर है। तो जो इसके अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के ऊपर है वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगर वो गेंद को फेंक देगा तो गेंद भी उतनी ही स्पीड से उसके साथ चक्कर लगाएगी। तो वही कह रहा है इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। सीधी सीधी बात है। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट विल फॉल डाउन टू द अर्थ ग्रेजुअली गलत है। अगर वो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पे गिरेगा तो गेंद भी गिरेगी। जैसी स्थिति स्पेसक्राफ्ट के लिए होगी, अंतरिक्ष यात्री के लिए होगी, वही स्थिति उस गेंद के लिए होगी। सीधी सी बात। तो चूंकि स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो गेंद भी चक्कर लगाएगी। सीधी सीधी बात। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बता रहा है कि सिंस नो एक्सटर्नल टार्क इज अप्लाइड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कह रहा है किसी भी प्रकार का कोई आघूर्ण काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ लागू होगा। तो लॉ लागू होगा तो द बॉल विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट जिस वेलोसिटी से कक्षा में चक्कर लगाएगा उसी वेलोसिटी से वो भी घूमेगा। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मोटरसाइकिल पे आप चलते हैं, जितना मोटरसाइकिल स्पीड से चलती है उतना स्पीड आपकी भी होती है पृथ्वी के सापेक्ष। तो सीधी सी बात है कि वो गेंद भी स्पेसक्राफ्ट के साथ उतनी स्पीड से घूमेगी। मोटी मोटी भाषा, ज़्यादा दिमाग लगाने पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है। कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ रो आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो फिर उसी तरह करेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी चूंकि ठोस गोला है तो ठोस गोले का फार्मूला लगा देंगे। तो कह रहा है पृथ्वी की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है और पृथ्वी का घनत्व माध्य घनत्व रो है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगी। तो सीधा यहाँ फार्मूला लगाइए। देखिए आंसर कौन सा सही है। ए वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ए वाला 3g/4πgr बहुत बार कर चुके हैं, इसको करिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है g = gm/r² और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन 4/3πr³ हो जाएगा ठोस गोले के लिए। तो m बराबर हो जाएगा d के साथ ही गुणा में हो जाएगा 4/3πr³ रो। d की जगह रो लिख लीजिए, घनत्व के लिए रो लिखा है। तो यहाँ पर देखिए m की जगह 4/3πr³ रो हो गया r² है। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा g × 4πr × रो। ये 3 देखिए गलत लिख गया है, 4/3 नीचे चला जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यानी रो बराबर ये ऊपर जाएगा फिर 3g, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये पूरा घूम के इधर आएगा 4/3, 3 इधर आ जाएगा g के साथ। तो 3g अपान ये 4πr नीचे चला जाएगा 4πr × ये g। तो रो = 3g/4πgr हो जाएगा। पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है 71। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं।